चलिए अब हम चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने ब्रेविस लैटिस तक कर लिया था, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। यहाँ से हम नोट करना शुरू करते हैं, यहाँ से काम करेंगे। क्या काम करेंगे? आज हम बात करेंगे बेटा, तो अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब ये जो हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे बेटा, ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हम क्यूबिक यूनिट सेल में बात करेंगे। किसमें? क्यूबिक में। हमने टोटल 14 ब्रेविस लैटिस पढ़े थे, या कहें 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़े थे, लेकिन उन 7 में से हमें जो स्टडी करना है दैट इज़ क्यूबिक। तो क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होंगे या हो सकते हैं, दैट वी हैव टू डिस्कस ऑनली। तो हमने क्या किया कि अलग अलग तरह के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखने हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्यूबिकल यूनिट सेल बना लिया बेटा। ठीक है, ये रहा हमारा क्यूबिकल यूनिट सेल, और इस क्यूबिकल यूनिट सेल में ये रहा। ठीक, अगर हम कोई एक इमेजिनरी पॉइंट ऐसे लेते हैं यहाँ पर, जो बिल्कुल सेंटर में है, जिसको हम बॉडी सेंटर भी कह सकते हैं, तो इस सेंटर से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, तो इफ़ वी मीट द आइडेंटिकल पॉइंट्स, आइडेंटिकल लोकेशन, हम अगर रूम के बीच में बैठकर, एकदम सेंटर में बैठकर अपना एक लेफ़्ट हैंड खोल देते, एक राइट हैंड खोल लेते, तो एक हम दीवार को लेफ़्ट में टच करेंगे, एक राइट में टच करेंगे, तो वो पोजीशन जहाँ से आप इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में कवर करें, एंड इफ़ यू विल मीट द सेम लोकेशन, जैसे हम इस सेंटर से इधर चलते हैं तो हमें कॉर्नर मिलेगा, और इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर भी हमें कॉर्नर ही मिलेगा। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी क्यूबिकल यूनिट सेल में सिर्फ एक ही पॉसिबल है। किसी भी यूनिट सेल में सिर्फ कितनी पॉसिबल हैं? ओनली वन इज पॉसिबल। तो ये बना हमारे पास कौन सा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। दूसरे अगर हम आगे बढ़ते हैं अब, तो दूसरा क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? सेकंड पॉसिबिलिटी, हमने फिर से एक क्यूब बना लिया बेटा, ये हम क्यूब बना लिया, और इस क्यूब में अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। किसकी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम कितने प्लेन, कौन कौन से प्लेन बना सकते हैं? तो देखो बेटा, अगर हम इसमें प्लेन बनाते हैं तो वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ प्लेन। ये प्लेन हम ले सकते हैं बेटा, ये प्लेन जो एज के सेंटर पर जा रहा है, ये प्लेन और ये प्लेन, मतलब ये वो प्लेन है, ये वो प्लेन है जो पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक ऊपर वाला पार्ट हो गया और एक नीचे वाला पार्ट हो गया। एक ऊपर वाला पार्ट हो गया बेटा और एक नीचे वाला पार्ट हो गया, इस टाइप से। तो दिस इज व्हाट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम अपने पूरे क्यूबिक यूनिट सेल में देखें, तो हमें टोटल ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल मिलेंगे 3 बेटा। मैं यहाँ असाइन कर रहा हूँ, ये देखिए, ये क्यूबिक यूनिट सेल बना दिया हमने। और एक और हम रेक्टेंगुलर प्लेन बना सकते हैं, एंड द रेक्टेंगुलर प्लेन इज दिस वन, यू कैन सी, ये देखिए। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेन दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लेन।
और ये आपके क्रिस्टल लैटिस को बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये आप कह सकते हैं एक लेफ्ट साइड और एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। एक और क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं क्यूबिकल। ये देखिए बेटा, ये बन गया हमारे पास एक और क्यूबिकल यूनिट सेल। ये बन गया बेटा, ये आ गया क्यूबिकल यूनिट सेल। एक और पॉसिबिलिटी अभी हमारे पास बचती है, और वो पॉसिबिलिटी आएगी हमारे पास इधर से ये, दिस वन एंड दिस वन। ये हमारे पास एक और प्लेन बन गया बेटा। ये देखिए, ये एक और प्लेन बन गया इस टाइप से। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर हम प्लेन की बात करें तो एक तो ये प्लेन है बेटा, जिसने क्यूबिक यूनिट सेल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक फ्रंट और एक बैक साइड, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। ये देखिए, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड। इस यूनिट सेल में एक लेफ्ट में और एक राइट में। इस यूनिट सेल में हमारे पास एक टॉप और एक बॉटम। तो ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेन टोटल हमारे पास, रेक्टेंगुलर प्लेन टोटल हमारे पास मिलेंगे 3, राइट। तो ये हमारे पास हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में एक तो मिला आपको रेक्टेंगुलर प्लेन। हम पेज टर्न कर दें। एक और तरह का प्लेन यहाँ पर पॉसिबल है, दैट इज नेम्ड एज द डायगोनल प्लेन। वो भी पॉसिबल है, डायगोनल प्लेन। अब अगर हम फिर से यहाँ पर एक क्यूबिक यूनिट सेल बना लें, और इस क्यूबिक यूनिट सेल में ये रहा हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल बेटा, और इस क्यूबिक यूनिट सेल में अब अगर हम एक डायगोनली प्लेन बना दें, डायगोनल प्लेन। डायगोनल प्लेन का मतलब हो गया ये प्लेन इधर से इधर, फिर ये प्लेन, फिर दिस वन एंड दिस वन। ये डायगोनल प्लेन हो गया। अगर हम इसको शो करें तो ये ऐसा प्लेन है बेटा। डायगोनल प्लेन है ये। और इस डायगोनल प्लेन में मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बाइसेक्ट कर दिया। दिस इज अ डायगोनल प्लेन। और ऐसे ऐसे डायगोनल प्लेन टोटल आपको कितने मिल सकते हैं? टोटल मिल सकते हैं 6 डायगोनल प्लेन पॉसिबल हैं बेटा। टोटल 6 डायगोनल प्लेन्स आर पॉसिबल। ये देखिए, एक और बनाते हैं। ये हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल हो गया बेटा, ये रहा। और दिस वन, दिस एंड दिस पार्ट। ये देखो बेटा, तो ये हमारे पास प्लेन पॉसिबल हुआ।
अपोजिट डायगोनल को टच करता हुआ प्लेन। तो एक प्लेन ये बना दिया, एक प्लेन यहाँ से शुरू होगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा, एक प्लेन यहाँ से शुरू होगा, इधर ख़त्म होगा, और एक प्लेन ये रहा हमारे पास, और एक प्लेन यहाँ से इधर और इधर से इधर आएगा। तो टोटल कितने मिलेंगे? 6 डायगोनल प्लेन आर पॉसिबल। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर हम टोटल काउंट करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम टोटल काउंट करें तो 3 रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं और 6 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको टोटल कितनी मिलेंगी? 9 मिलेंगी बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी मिलेंगी आपको? टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी। अब तीसरी तरह की जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आता है वो आता है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो आती है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी वो एक्सिस जिसके अलोंग अगर हम मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो हमें आइडेंटिकल इमेज मिल जाए, चाहे रोटेशन 90 डिग्री का देना पड़े या हमें 180 का देना पड़े या हमें 120 डिग्री का रोटेशन देना पड़े, आइडेंटिकल इमेजेस मिल जानी चाहिए। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अगर हम देखें टोटल, तो फिर से हम एक क्यूब बना लेते हैं बेटा, और ये रहा हमारे पास क्यूब। हमने आपसे पहले ही बताया कि ये हम जो पढ़ेंगे सिर्फ क्यूबिकल में पढ़ेंगे। ये रहा क्यूब, और अगर हम इसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ये रही हमारे पास एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट। तो दिस कुड बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ध्यान से देखिए। और अगर हम मॉलिक्यूल को 90 डिग्री के रोटेशन देते चले जाएं, एक रोटेशन 90 का दें, तो हमारे सामने आइडेंटिकल इमेजेस आती चली जाएंगी। और अगर हम 90 + 90 + 90 + 90, तो ये हमें फिर से सेम इमेज या सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड। 4 फोल्ड मतलब 4 बार घुमाना पड़ेगा तो हमें बिल्कुल वही चीज़ वही वाला मिल जाएगा, ओरिजिनल मिल जाएगा। लेकिन एक 90 डिग्री के रोटेशन से आपको सिमिलर मिलेगा। तो एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड या टेट्राड एक्सिस भी बोलते हैं इसको। और ऐसी ऐसी एक्सिस टोटल आपको इस क्यूब में मिल सकती हैं 3। एक अपोजिट फेस के एंड से जानी है, टोटल 6 फेसेस हैं। एक टॉप टू बॉटम, एक लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, एक फ्रंट टू बैक या बैक टू फ्रंट। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद नेक्स्ट पेज पर आए बेटा, 4 फोल्ड के बाद नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ये रहा क्यूब हमारे पास, फिर से देख लो ध्यान से बेटा। और इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर में हमें दूसरी एक्सिस देखनी है, एंड दिस एक्सिस इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल एक्सिस। मतलब रूम के एक कॉर्नर से शुरू करना है आपने, रूम के एक कॉर्नर से शुरू करना है आपने और दूसरे कॉर्नर तक पहुंचते चले जाना है। ये लीजिए देखिए, इस टाइप से ये हो गई हमारे पास diagonal axis of symmetry. This is what the diagonal axis of symmetry. Diagonal axis. और आप चाहें तो इसको बॉडी डायगोनल एक्सिस भी कह सकते हैं। और ऐसी ऐसी आपको टोटल एक्सिस कितनी मिलेंगी? ऐसी ऐसी आपको टोटल एक्सिस मिलेंगी बेटा, कितनी? 4। 8 कॉर्नर है, एक एक्सिस 2 कॉर्नर को कवर कर ले रही है, तो डायगोनल एक्सिस हो गई आपके पास 4। नेक्स्ट
डायगोनल एक्सिस के बाद एक और आएगा, इसको हम हाँ एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड भी बोलते हैं, एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड या ट्रायड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, triad axis of symmetry. And next one, ये लीजिए बेटा, दिस वन, और ये एक्सिस हमें मिलेगी बेटा एज के सेंटर से, एज के सेंटर से और दूसरे एज के सेंटर तक, ये इस टाइप से आपको एक्सिस मिल जाएगी। और टोटल एजेस हैं 12, यानी ये टोटल मिलेंगी आपको जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ टू फोल्ड, एक्सिस ऑफ टू फोल्ड, टू फोल्ड या डायड एक्सिस। डायड एक्सिस, और ऐसी ऐसी एजेस आपके पास 12 हैं, तो ये टोटल मिलेंगी आपको कितनी, 6। तो अगर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखें तो 6 ये हैं बेटा, 4 ये हैं, कितनी हो गई 10। प्रीवियस पेज पर जाएं अगर हम तो 3 ये थी, राइट, कितनी हो गई 13। और प्रीवियस पेज पर अगर हम जाएं तो 9 ये थी आपके पास और 1 ये था हमारे पास। तो टोटल अगर हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री काउंट करें तो 1 + 9 10 प्लस 13, टोटल होंगे हमारे पास क्यूबिकल में 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सो टोटल आर 23 elements of symmetry. जिसमें से 1 हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 9 हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है और 13 हमारे पास टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। 14 ब्रेविस लैटिस हैं और क्यूबिक में अगर हम देखें तो 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और टोटल लैटिस कितने हैं, 14 ब्रेविस लेटिस आर अवेलेबल। हाँ जी बेटा, यू ऑल आर अनम्यूटेड। बताइए कोई डाउट है? अरे आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर आ रही है। क्लियर है बेटा? यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, चलिए। अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसलिए बताया क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल आते हैं धीरे धीरे, अब हम बढ़ते चले जा रहे हैं न्यूमेरिकल की तरफ, तो क्वेश्चन में आएगा कि हमने रेक्टेंगुलर प्लेन से एटम निकाल दिए तो बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा, या हमने इस एक्सिस से निकाल दिए या उस जगह से एटम निकाल दिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो इसीलिए एक्सिस का ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक्सिस ऑफ टू फोल्ड क्या है, एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड क्या है, एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड क्या है, या डायगोनल एक्सिस क्या है, या हमारे पास फेस सेंटर की एक्सिस क्या है। क्लियर है बेटा? इतने में तो कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ें बेटा। बेटा कंट्रीब्यूशन कल कराया था हमने कि एटम यहाँ पर हूँ तो इतना कंट्रीब्यूशन होगा। किस चीज़ का सर? कोई एटम अगर कॉर्नर पर रखा है क्यूब के तो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, यस कराया था शायद हमने। फेस के सेंटर पर हो तो जसमन यस सर। कराया था कल बेटा। सो मतलब किस चीज का कंट्रीब्यूशन? किसी एटम को अगर मैं कॉर्नर पर रखूं क्यूब के तो वो उस क्यूब में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये तो नॉर्मली पता ही होता है सबको। नहीं मैंने बताया था या नहीं? नहीं सर। नहीं बताया था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम पहले कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास, नेक्स्ट आएगा बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इन क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इन द क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी बात कर रहे हैं।
तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इन द क्यूबिक यूनिट सेल, इस चीज़ को ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर हम क्यूबिक बोल रहे हैं तो सर्टेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द 3D स्ट्रक्चर। 3D की बात करेंगे तो हम यहाँ पर एटम को स्फीयर कंसीडर करेंगे बेटा, स्फीयर कंसीडर करेंगे। अभी 2D भी आएगा, तो 2D आएगा तो एटम इज नॉट कंसीडर एज स्फीयर, इट इज कंसीडर एज सर्कल। तो एटम को हमें स्फीयर कंसीडर करना है, यानी उसका वॉल्यूम लेना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन में फर्स्ट वन, अगर हमारे पास एटम एट कॉर्नर है, कॉर्नर ऑफ क्यूब, क्यूब की ही बात हो रही है बेटा, यहाँ सबसे ऊपर लिख दिया है हमने। तो अगर हम किसी यूनिट सेल को, किसी क्यूबिकल यूनिट सेल को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसके कॉर्नर पर एक एटम को प्लेस कर देते हैं, या हम कहें कि सिंपल, हमने सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव टाइप बनाया, ये तो हमने बता दिया था बेटा आपको कि सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। अब अगर हम कोई एक एटम, कोई भी एक एटम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, ऐसे हमने प्लेस कर दिया, ठीक, तो स्फीयरिकल है, तो इस पूरे एटम का इस यूनिट सेल में जो हमने बनाई है येलो कलर से जो रिप्रेजेंट की है, इस यूनिट सेल में कितना हिस्सा अवेलेबल होगा, कितना पार्ट अवेलेबल होगा। तो सर्टेनली जैसा अभी जसमन ने कहा, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, सब जानते हैं सर। तो ये एटम का 1/8 पोर्शन इस यूनिट सेल में अवेलेबल होगा, 7/8 बाकी यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे। तो अगर क्यूब के कॉर्नर पर हमने सिंपल क्यूबिक बनाया और कॉर्नर पर एटम्स को रखा हुआ है, तो टोटल एटम्स इस यूनिट सेल के अंदर, टोटल एटम्स इस यूनिट सेल के अंदर 1/8 × 8 यानी एक एटम होगा बस। हर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, टोटल एटम 8 है, तो 1 एटम का टोटल कंट्रीब्यूशन इसके अंदर आएगा। लेकिन नेचुरल सी बात है कि 1/8 है और 8 टोटल कॉर्नर है, तो एक एटम आएगा। पहले तो ज़रा इतनी बात को हम आपसे पूछ लेते हैं। हाँ जी बेटा बोलिए, बात समझ आई सभी को? यस सर। सर, यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। किसी को डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। ठीक है, अब हम दूसरा एटम बनाते हैं। किसी को भी डाउट हो जस्ट रेज हैंड। दूसरा क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं, और इस क्रिस्टल लैटिस में सपोज हमने एटम को क्यूबिक ही बनाया है, लेकिन इसमें हमने BCC कर दिया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, वो तो होंगे ही होंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो क्यूब बनाने के लिए 8 कॉर्नर तो हमें ढूंढने ही पड़ेंगे, और एक एटम हमारे पास सेंटर ऑफ द क्यूब भी होगा, ऐसे सेंटर ऑफ द क्यूब। तो अगर सेंटर ऑफ द क्यूब है तो इसका मतलब ये एटम 100% इसी यूनिट सेल में प्रेजेंट है, इसका किसी और से लेना देना नहीं है। जैसे अगर कमरे के अंदर कुछ रखा है तो वो कमरे के अंदर का पार्ट वो पूरा रूम का है, या वो एटम पूरे उस रूम को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर हम दीवार पर लगा देते हैं, कॉर्नर पर लगाते हैं, तो वो बराबर वाले रूम, ऊपर वाले रूम, नीचे वाले रूम कहीं भी कंट्रीब्यूट हो सकता है लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो इसका कंट्रीब्यूशन तो पूरा है 1 × 1 दैट इज़ 1, और ये कंट्रीब्यूशन हम अभी देख कर आए हैं दैट इज़ 1/8 × 8 दैट विल गिव यू द 1। यानी टोटल एटम अगर हम काउंट करें तो 2 एटम है इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या ऐसा कहें कि अगर कोई एटम किसी यूनिट सेल के अंदर है तो उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में 100% होगा। सिंपल सा पार्ट था, पेज टर्न कर दे बेटा। अब हम थर्ड टाइप लेते हैं बेटा। अगर हमारे पास एटम मान लेते हैं कि क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर भी है बेटा, फेस के सेंटर पर। तो अगर हमारे पास जो एटम है वो फेस के सेंटर पर भी लाई करते हैं, फेस का सेंटर का मतलब हो गया बेटा, ये रही हमने एक फेस बना ली,
यानी आप अपने एक कमरे की दीवार की तरह से इसको कंसीडर कर सकते हो। और अगर दीवार पर हमने कोई विंडो बनाई है तो वो विंडो दोनों जगह काउंट होगी, बराबर वाले रूम में भी और आपके रूम में भी। मतलब एटम्स आर प्रेजेंट कॉर्नर, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो था 1/8। लेकिन अगर एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर भी अवेलेबल हैं, यानी यहाँ अवेलेबल हैं, इधर अवेलेबल हैं, बैक साइड अवेलेबल हैं, फ्रंट साइड अवेलेबल हैं, इधर साइड में अवेलेबल हैं और यहाँ। ठीक है बेटा। तो अब अगर हम यहाँ बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन यानी फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन अगर हम काउंट करते हैं तो एक स्फीयर, एक बॉल अगर दीवार के बीच में लगाते तो आधी बॉल एक रूम में होगी, आधी बॉल दूसरे रूम में होगी। इससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, यानी 1/2 इंटू 6 फेसेस होती हैं। टोटल एटम हो गए 3 और यहाँ का कंट्रीब्यूशन फिर से वही 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो टोटल एटम विल गिव यू द 4 इन नंबर, यानी FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक कंटेन टोटल एटम 4। बिसाइड दिस, इन सब के अलावा अगर कभी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में अगर हमें आ जाता है, ये तो वो 3 केस थे जो हमने पहले यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में पढ़े हुए थे। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकली आ जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई एटम इन सब के अलावा कहीं और भी हम प्लेस कर सकते हैं, जैसे एटम प्रेजेंट है इस बार क्यूब के एज के सेंटर पर, एज सेंटर यहाँ पर है। तो अगर एटम एज के सेंटर पर है, ऐसे है, एज के सेंटर पर है, तो एज के सेंटर पर टोटल जो कंट्रीब्यूशन आता है बेटा, वो कंट्रीब्यूशन आता है हमारे पास 1/4, 1/4। और ये कंट्रीब्यूशन टोटल 12 एजेस में काउंट होगा। 12 एजेस है हमारे पास, तो 1/4 इंटू 12, टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 3 एटम होंगे अगर एज के सेंटर पर है, अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर एंड अदर लोकेशंस। अगर कॉर्नर पर तो होना ही होना है एटम को, क्यूबिकल में बिना कॉर्नर पर रखे तो हम क्यूब नहीं बना सकते। तो नेचुरली हमारे पास इसका कंट्रीब्यूशन वही 1/8 इंटू 8 दैट विल गिव यू 1। अगर एज के सेंटर पर भी, और हमने सारे एज के सेंटर नहीं बनाए हैं लेकिन हम यहाँ बना सकते हैं। ये देखिए बेटा, ये एज के सेंटर, ये एज का सेंटर, इधर एज सेंटर, इधर एज सेंटर, इधर एज सेंटर और इधर भी एज सेंटर। आई होप ऑल आर कवर्ड। यस, ऑल आर कवर्ड। अभी और जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे और इसमें हम जगह ढूंढते जाएंगे जहाँ पर हम एटम को प्लेस कर सकते हैं, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में सपोज हमारे पास ए एटम है विच इज एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब, बी एटम भी है किसी लैटिस में एंड दैट इज एट द फेस सेंटर। वो कहाँ पर है? फेस के सेंटर पर है। तो इस लैटिस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होगा उसका? तो भाई देखो, कॉर्नर ऑफ द क्यूब का मतलब है कि टोटल आपको ए जो होंगे उस यूनिट सेल में 1/8 इंटू 8 दैट इज 1, यानी एक ही ए होगा। एट द फेस सेंटर बी, और फेस के सेंटर पर जो बी है उसका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, टोटल फेसेस होते हैं 6, तो टोटल एटम्स बी के बनेंगे आपके पास 3, यानी ए 1 है और बी 3 है, और यू कैन राइट ए बी 3, ए बी 3 इज द फॉर्मूला। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप अंडरस्टूड
क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं. डाउट है किसी को तो यू कैन आस्क, रेज हैंड. राइट, वी आर मूविंग नाउ. चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं. एक और एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल में है कि आपने के पास एक एटम ए है, ए एटम, जो FCC बनाता है बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनाता है. बी एटम एच सेंटर पर है और सी एटम इन द बॉडी सेंटर है. बॉडी सेंटर पर है. तो फॉर्मूला ऑफ द लैटिस क्या होना चाहिए? फॉर्मूला ऑफ द लैटिस, आई एम गिविंग यू 30 seconds, 1 minute टू रिजॉल्व. और जिसका आंसर आ जाए जस्ट रेज हैंड. चलिए बेटा डिस्कस करते हैं. ए एटम हमारे पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक. फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब बन गया बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब क्यूबिक है तो 8 कॉर्नर होंगे. फेस सेंटर यानी कॉर्नर और फेस का सेंटर दोनों ऑक्यूपाई है. तो ए एटम आपके पास टोटल मिलाकर होंगे 4. अगर हम बी एटम की बात करें तो बी एटम एच के सेंटर पर है और एच के सेंटर पर है 1/4 × 12, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड 3. और अगर हम बॉडी सेंटर की बात करें तो बॉडी सेंटर एक ही सेंटर हो सकता है किसी भी यूनिट सेल का, किसी भी यूनिट क्यूबिकल यूनिट बॉडी का सेंटर एक होगा, मतलब सी आपको मिलेगा 1. तो A4 B3 एंड C1, ये फॉर्मूला बनेगा. आई होप सभी ने फाइंड आउट किया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है जस्ट रेज हैंड. फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC है. तो हम नेक्स्ट पेज पर ही आ जाते हैं अच्छे से समझने के लिए. तो ए एटम हमारे पास है फेस सेंटर्ड क्यूबिक. फेस सेंटर्ड क्यूबिक अगर है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब है कि सबसे पहले तो देखो कि क्यूबिक है हमारे पास, क्यूबिक है तो हमने क्या करना है, क्यूब बनाना है. अब क्यूब हम बनाएंगे तो इसका मतलब है कि हम एटम्स को कॉर्नर पर तो रखेंगे ही रखेंगे, राइट. हमें एटम्स को कॉर्नर पर प्लेस करना ही है. ये देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक. तो हमने क्या किया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो एटम आर एट द कॉर्नर. क्यूब बनाने के लिए 8 कॉर्नर तो आपको चाहिए ही चाहिए बेटा, ठीक है. ये आ गया, ये आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया. ये 8 कॉर्नर हो गए. तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/8 × 8, दैट विल गिव यू द 1. लेकिन साथ में क्या है, फेस सेंटर्ड है. फेस सेंटर्ड का मतलब फेस के सेंटर पर भी है. और अगर फेस के सेंटर पर है बेटा तो फेस के सेंटर पर कंट्रीब्यूशन होता है आधा, हाफ, और टोटल फेसेस है 6. तो यहाँ हम इंटू 6 करेंगे विच विल गिव यू 3, यानी टोटल आपके पास कितने हो गए, टोटल हो गए आपके पास 4. तो अगर हम यहाँ देखें तो ए एटम हमारे पास कितने हैं, 4. प्रथम, इज इट क्लियर टू यू? क्लियर सर? हाँ जी बेटा. सर एच सेंटर नहीं समझ आया सर मेरे को. क्या चीज एज सर सेंटर? एच सेंटर में 4 नहीं आएंगे कितनी एजेस होती हैं? सर? 12. और एक एज के सेंटर पर कितना एक एज में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/4. तो 1/4 × 12 कितना होता है? सर 3. तो फिर सर +1 नहीं करेंगे सर हम? काहे का +1? सर होगा नहीं.
मतलब क्यों +1 ऐड करना है? सर सर कॉर्नर पे भी तो होगा सर। तो कॉर्नर पर है ना, एज का सेंटर पर थोड़ी है। एज के सेंटर पर कितने हैं? बी है। कॉर्नर पर तो कौन है? ए एटम है। वो क्यों ऐड करोगे आप? बी अलग एटम है, ए अलग एटम है। बेटा जी। सर हाँ, ए कॉर्नर पे है। लिखा नहीं? ए एटम इज अ एफसीसी लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो यस क्यूब सर। बनाने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा आपको एटम सबसे पहले? सर हमें सर कॉर्नर पे। तो ये इसका मतलब ए यहाँ है ना, सर यस। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, यानी फेस के सेंटर पर भी है, तो ये यहाँ भी है। यस सर। और बी एटम इज ओनली एट द एज सेंटर, यानी बी एटम सिर्फ यहाँ पर है, यस सर। मतलब सभी पर, सभी जगह है बी एटम, सभी एज के सेंटर पर है, ऐसे। यस सर। और सी एटम इज एट द बॉडी सेंटर, यहाँ पर है। यस सर। बस, तो ए कितने हैं आपके पास? 4। बी कितने हैं? 3। और सी कितना है? 1। ओके सर। ठीक है जी। यस सर। ओके, चलिए सर बोलो। सर हमें कैसे पता चलेगा कॉर्नर पे कौन है? लिखा तो है, ए एटम इज एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके सर। ठीक है। यस क्यों नहीं सर। पता चलेगा? उसकी लोकेशन बने बताए तो हम नहीं बता सकते ना, इसलिए बताया गया लोकेशन आपको। ठीक है बेटा। यस सर। चलो अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। तो अब हम बात करते हैं बेटा पैकिंग फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा पैकिंग फ्रैक्शन। हाँ जी। तो क्या है पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हुआ, जो भी हमारे पास यूनिट सेल है, जो भी यूनिट सेल है, जैसी भी यूनिट सेल है, लेकिन हमें जो पढ़नी है वो तो क्यूबिकल यूनिट सेल ही पढ़नी है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल वही पढ़नी है। तो पैकिंग फ्रैक्शन होता है कि किसी भी यूनिट सेल को हम ले लें, किसी भी यूनिट सेल को ले लें, उसमें एटम्स प्रेजेंट है, चाहे वो कॉर्नर पर है, चाहे वो फेस के सेंटर पर है, बॉडी के सेंटर पर है, एज के सेंटर पर है, अलग अलग जगह पर है। तो उस पूरे यूनिट सेल का कितना पार्ट, उस पूरे यूनिट सेल का कितना पार्ट एटम्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम्स। इफेक्टिव का मतलब टोटल एटम जितने उसके अंदर होंगे, उसके अंदर होंगे, टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज नेम्ड एज पैकिंग फ्रैक्शन। और जितना हिस्सा पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, उसको अगर हम 1 में से माइनस कर दें तो वो खाली हिस्सा आ जाएगा, यानी वॉइड फ्रैक्शन आ जाएगा, एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। अब फ्रैक्शन है तो 1 में से माइनस कर रहे हैं, परसेंटेज होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है, पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग है द रेशियो। अगर हम 3D की बात कर रहे हैं बेटा, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम occupied by the effective, by the effective atoms to the volume of the unit cell। उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं।
और अगर हमें वॉइड फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो वॉइड फ्रैक्शन होगा 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास सिंपल फॉर्मूले में बन जाएगा, दैट इज वॉल्यूम occupied by the effective atoms divided by volume of the unit cell, volume of the unit cell। परसेंटेज में हो तो इंटू 100 कर देना है। ये सिंपल है हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन। अब इस फॉर्मूले को हमें अलग अलग तरह के क्रिस्टल लेटिस में अप्लाई करना है और उनका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है या वॉइड फ्रैक्शन निकालना है। मोस्टली पैकिंग फ्रैक्शन ही निकालना है, बाकी तो 1 में से माइनस करेंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं? डाउट है तो हैंड रेज करो। वैसे न्यूमेरिकली अब आगे समझ आएगा तो ज़्यादा कन्वीनियंटली हम इसको समझ सकते हैं। पेज टर्न करता हूँ मैं। चलिए बेटा नेक्स्ट पेज पर अब हम बात करें, जैसे हमारे पास मान लो सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक एकदम, सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं, उसका अगर आप एग्जैक्टली अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर में ये रहा हमारे पास यूनिट सेल बेटा, ये इस टाइप का यूनिट सेल है। ये है। तो एक्चुअल जो एटम्स को प्लेस किया गया है, एक्चुअल जो एटम्स को प्लेस किया गया है वो कुछ ऐसे है बेटा। और ये ऐसे, मतलब ये एटम आपस में कॉर्नर वाले टच करते हैं आपस में ऐसे, ये एटम टच करेंगे इस टाइप से, फिर ये एटम टच करेंगे, फिर इधर से ये एटम ऐसे टच करेगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर है। मतलब अगर हम फ्रंट व्यू देखें इसका तो फ्रंट व्यू में हमारे पास ये एटम होगा, ये दूसरा एटम होगा, ये थर्ड एटम होगा और ये फोर्थ एटम होगा। और इसके बैक साइड पर अगर हम देखें तो इस टाइप से कुछ आपको दिखाई देना चाहिए, यानी ये सभी एटम आपस में टच करते हैं, राइट। तो अब अगर हम बात करें आगे, अगर एज लेंथ मान लेते हैं, एज लेंथ यहाँ से यहाँ तक की एज लेंथ a है, या ये एज लेंथ a है, तो a should be equal to 2r। अब r क्या है? r is the radius of atom, r is the radius of atom। टोटल एटम्स कितने हैं हमारे पास? टोटल एटम्स तो हैं हमारे पास 8 इंटू 1/8, यानी 1 है हमारे पास। टोटल एटम को लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/8 इंटू 8, दैट इज 1। तो अब अगर हमें वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, तो मैंने बताया था 3D है तो किस में कंसीडर होंगे? स्फीयर में। तो वॉल्यूम ऑफ एटम हो जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 1 इसलिए क्योंकि एक ही एटम है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालें, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें, तो भी बहुत आसान है कैलकुलेट करना। वो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? a क्यूब। a की जगह आप 2r का क्यूब लिख सकते हैं, दैट विल कम आउट
8r³। तो अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालें तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम चलते हैं बेटा तो पैकिंग फ्रैक्शन था हमारे पास ये रहा। कहाँ गया फॉर्मूला, हाँ दे हियर इट इज। तो पैकिंग फ्रैक्शन था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द इफेक्टिव एटम डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देते हैं। वैल्यू प्लेस करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स हो गया 4πr³/3 यानी 4/3 πr³ इंटू 8r³। राइट, ये अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास r³ से सबसे पहले r³ कैंसिल आउट होगा और 4 से 8 2 टाइम्स, यानी हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी π/6। और π/6 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 0.523। ये पैकिंग फ्रैक्शन है जिसको आप 52.3% लिख सकते हो, मतलब लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरा हुआ है। और नेचुरली 100 में से माइनस करेंगे तो हमें वॉइड स्पेस मिल जाएगा, वॉइड स्पेस मिल जाएगा।